तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है नेवी एमआर का आपका मॉक नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये मॉक जो है ना, आप अभी पहले वीडियो देखने से पहले आप इस मॉक को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज बाय कर रखी है तो देन आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी जिनको नहीं पता ये टेस्ट सीरीज का, मैं बता देता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाओगे तो ये 69 दिखाएगी। अगर मेरे से डीएम करके बाय करते हो टेलीग्राम पे तो आपको ये 49 में मिल जाएगी, और बाकी पेड यूजर हो तो आपको 29 में मिल जाएगी, ठीक है। नेवी एमआर की बेहतरीन मॉक्स आपको में मिलेंगी इसमें, ठीक है। बाकी आप लेवल चेक कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो आप यहाँ वीडियो से डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल या फिर कैसा मॉक है, ठीक है। चॉइस इज योर्स। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए और बी जो है 10 दिनों में, देखो डायरेक्ट दिखते हैं, ए और बी जो है किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। और आपके बी और सी आपके 12 दिनों में करते हैं, और सी और ए जो आपके काम करते हैं वो 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। 15 दिनों में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो तीनों मिलके कितने में करेंगे। तो देखो इनका सबसे पहले तो एलसीएम लो, 60 आ गया एलसीएम। एंड इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। अब निकाल दी। निकालने के बाद अब इन तीनों को एक बार जोड़ो। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और ये 15 क्या आएगा, ये देखो। आप अगर ध्यान से देखो तो दो इसमें ए है, दो इसमें बी है, और दो इसमें सी है। तो ये जो वैल्यू आई है वो 2a, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 × a + b + c की वैल्यू जो आई है ना वो 15 आई है। और a + b + c की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, देखो वो आएगी 15/2, क्योंकि इसको डिवाइड कर देंगे तो ये a + b + c की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब जो देखो कितने दिनों में करेंगे तीनों मिलके काम। वर्क 60 है और एफिशिएंसी कितनी है 15/2 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब काट दो तो ये हो जाएगा आपका 8×3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का आयु 65 साल है, ठीक है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे क्यों होगा ये क्वेश्चन। तो इसको करने का तरीका ये होगा, देखो एक एक तरफ लिख लो फादर, यहाँ पे लिख लिया फादर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो सन। तो अब क्या क्वेश्चन, पहले कम क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 साल पहले, हम ऐसे लिखने का तरीका होता है जैसे हम 10 साल मान दिया पीछे, और इनकी आयु का अनुपात था 7 और 2, ठीक है। और ये पूछ रहा है अभी जो वर्तमान फादर और सन की आयु है ना, उनका योग कितना है। उनका योग है 65 साल, ठीक है। 65 साल लिख दिया, और 10 साल बाद हमको बताना है। तो देखो अब एक बात बताओ। अगर मैं क्या करते हैं, देखो अगर जैसे अभी एक चीज और देखो, फादर और सन की करंट एज का टोटल मिला के 65 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि फादर की जो आयु है वो 65 में से जो सन है उसकी आयु घटा दो, वो है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो ये हम घटा सकते हैं कि एक इक्वेशन बन गई एक तरीके से। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो वो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि हम जो क्या करते हैं, फादर जो है और जो सन है, बटा में सन लिखो, उन दोनों की आयु से 10 10 घटा दो। इससे भी 10, इससे भी 10, तो जो निकल के आएगा वो इन दोनों की 10 साल पहले के अनुपात निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। और इसको सोल्व करो थोड़ा, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2f -20, और इज इक्वल टू 7s। मैं ना 7s को ना कंफ्यूज ना देख, जैसे 5 के जैसे लग रहा है ये, तो मैं s को ऐसे ना लिखे, ऐसे डॉलर के साइन में लिख दूंगा, ठीक है, समझ जाना। तो डॉलर के साइन में लिखें तो ये 7s, और माइनस में हो जाएगा 70, ठीक है। तो अब देखो, अब इक्वेशन क्या बनी है कि हम जो है ना क्या कर सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन बनी, एक काम करो, जो हम या तो फादर फादर की वैल्यू की जगह ये पुट कर दो, ठीक है। अगर ये हम पुट कर देते हैं तो 2 × 65 माइनस सन, और ऐसे मल्टीप्लाई में -20 का वैल्यू हो जाएगी 7s, और -70, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लो। 15 10 चल पाई, एक साथ 12 और एक 13, 130 माइनस 2 डॉलर या सन बोल दो, ठीक है। और माइनस में ये 20 भी था, इज इक्वल टू 7s - 70, ठीक है। और अब अगर देखें तो ये s जो है इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा वहां पे जाके 9s, इज इक्वल टू, अब ये इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा तो पहले इसमें से ये घटा लो, चाहिए हो जाएगा 110,
और ये 110 और 70 180 हो जाएगा। ठीक है। और एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 साल। ठीक है, 20 की आ गई। अब ये जो 20 साल आई है ये यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये फादर की भी आ जाएगी। फादर की क्या आ जाएगी, 65 में से 20 साल घटा दो, वो फादर की आ जाएगी, प्रेजेंट एज आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, फादर की एज आ गई 45। तो अब देखो 45 फादर की है, सन की कितनी है 20। अब 10 साल बाद इनका रेशो पूछा तो 10 साल दोनों में जोड़ दो। अगर जोड़ेंगे तो देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब रेशियो लो इनका 11 और 6, तो 11:6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये है, देखो सबसे पहले ना, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो अगर कभी भी ये रेशियो वाला हो ना, तो रेशियो का वो देखो, ये क्या कह रहा है कि बैग में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, और बैग में कितने हैं देखो, 2, 5 और 10 का दे रखा है, यानी कि ये 2 रुपए की वाली की, ये 5 और ये 10 वालों की। तो 5 वालों की जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल होगा, तो ना ये 9 का मल्टीपल, ना ये आंसर हो गया, मारो टिक, आगे बढ़ो। लेकिन ये तो वैसे था एग्जाम ओरिएंटेड के लिए मैं बताया। इसका अच्छा सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लो। ठीक है, बाकी एग्जाम में ऐसा करना चाहिए, क्या पता यहाँ पे 2 मल्टीपल मिल जाते तो आपको कैसे सोल्व ही करना पड़ता, तो देखो कैसे सोल्व होगा ये। तो सबसे पहले 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, और इनकी रेशियो देखो अब, 6, 9 और 10 ये रेशियो है। तो अब टोटल अमाउंट देखो, 6 के सिक्के, 2-2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो फिर टोटल रुपए कितने होंगे, 12। यहाँ पे वैसे ही 45 और यहाँ पे वैसे ही 100। ठीक है, तो अब इनको जोड़ के देखो कितने हो जाएंगे, 100, 45 और 12 को जोड़ोगे तो 7, 4, 1, 157। 157 पॉइंट की वैल्यू जो दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है कितने, 785। यहाँ पे देखो 785 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और हमको निकालना 5 क्या था, यानी कि 9 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब इसका अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये इसका 5 बार में आएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक घन जिसके किनारे की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और घन है ये, ठीक है, क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं। ठीक है, पिघलाने पर 64 घन बनते हैं। तो मेरे को बताओ कि जो छोटे घन है उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ सकता है या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी आ सकता है, LSA। ठीक है, तो देखना क्या से गेम थोड़ा सा घूम सकता है यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, तो जो घन होता है, घन का जो आयतन होता है वो उन वॉल्यूम पे, ये जैसे कभी भी आपको इतने घन बनते हैं या फिर जो भी पिघला के, या कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो हमेशा समझ लेना कि वहां पे वॉल्यूम का खेल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 का क्यूब होगा ना, 8 × 8, वो वैल्यू जो होगी, वो जो आपका यहाँ पे जो दूसरा छोटे घन होंगे ना, छोटे घन उनका जो क्यूब होगा ना, उसके 64 घन बने हैं ये। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो देख लो भाई, 8 से काट दो, ये कट जाएगा, और ए क्यूब की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, 2 आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे गेम क्या है, जो आपका देखो वैसे अगर टोटल सरफेस एरिया अगर ये बोल देता ना तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे कि आपका A² हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने LSA बोला है, तो LSA क्या होगा, 6A² होता। अगर अगर यहाँ पे आपको ये चीज भी मैं बता दूं, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो वो होता 6A²। ठीक है, लेकिन अगर आपको CSA या फिर TSA नहीं LSA पूछता है तो वो आपका होता है 4A²। ठीक है, क्योंकि उसमें दो साइड नहीं ली जाती। तो 4A² होता तो आप लिख दो 4 × A², यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16। ठीक है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है और 18 किलोमीटर गति से उसी दूरी की दोगुनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो औसत गति बताओ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो कैसे बढ़िया है, देखो सबसे पहले तो मान ली मैंने ये डिस्टेंस थी, जो कि कुछ भी डिस्टेंस मान लेना, लेकिन हम क्या करेंगे, एलसीएम का ही मल्टीपल मानेंगे ताकि वो संख्या उससे कट जाए। ठीक है, तो जो पहली है वो 9 की स्पीड से करता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। एंड उससे दोगुनी वो 18 की स्पीड से करता है। ठीक है, एक काम करो, डिस्टेंस मैंने मान लिया, इनका मल्टीपल यानी कि एलसीएम 18 मान लिया मैंने। यहाँ पे अगर 18 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे दुगुनी है उससे। ठीक है, यहाँ पे दुगुनी है, तो यानी कि यहाँ पे 36 किलोमीटर आएगी दूरी। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो होता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देख लो कितनी है, 18 और 36 54। और टाइम देख लो, टाइम यहाँ पे अगर निकालोगे तो यहाँ पे 2 आवर लिए हैं, और यहाँ पे भी सेम 2 आवर। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो होगा 4 4 आवर हो गए, और इसको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा 13.5 किलोमीटर
नहीं नहीं, आओ किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ, एवरेज स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि जब 240 रुपए प्रति किलो वाली 5 किलो चाय को इतने रुपए किलो वाली 10 किलो चाय मिलाया जाता है तो बनने वाली मिश्रण का क्रय मूल्य बताना है औसत। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, ये निकलेगा एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, देख लो। यहाँ पे हम लिखते हैं 240 रुपए, और यहाँ पे जो दूसरी है वो 450 वाली है। और ये जो है इनका अनुपात देखो, ये 5 किलो है और ये 10 किलो है, तो हम इनका रेशो ले सकते हैं, जो इन किलो में होते हैं इनका रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे जो उनका एवरेज औसत हमेशा बीच का होता है वो कितना होगा, और ये हमको बताना है। ठीक है, तो एलिगेशन का आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये जो वाली बड़ी होती है एक, और एक उससे छोटी होती है, तो एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऐसे लिखो, ऐसे लिखा, ये क्या होगा 450 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 450 माइनस एक्स। ये मेथड होता है एलिगेशन, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एक्स माइनस 240। ठीक है, और अब देख लो, अब क्या होगा कि ये 450 माइनस एक्स अपोन में एक्स माइनस 240 जो है इसकी वैल्यू देख लो 1:2 में है। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो देख लो 5 दूनी 10, 7 भाई 1, 900, रुको, 0, ठीक है, 900 माइनस में 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 240। ठीक है, और यहाँ पे इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 3x की जो वैल्यू आएगी, ये 240 इसमें से जुड़ के आएगा। ठीक है, तो कितना होगा देख लो, 4 9 11। और अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देख लो 3 3 9, और 380 आ जाएगा। ठीक है, तो 380 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो 6400 रुपए को क्रम से इतने इतने अनुपात में है और ए बी सी के विभाजित किया जाता है, तो बी और सी के बीच का अंतर देखो। मैं एग्जाम में बैठा हूँ, सीधा बी और सी देख लो। सॉरी, आपको अगर 1 मिनट रुको, मैं वो फैन ऑन ऑफ कर देता हूँ अगर आपको साउंड आ रहा है तो। ठीक है, अब ठीक है। देखो 6400 रुपए क्रम से 2 9 और 5 के अनुपात में एबीसी में, मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो सबसे पहले क्या देखता कि बी और सी का पूछा है तो उनके बीच का अंतर देखो, ये बी है ये सी है, तो 4, तो जो भी आंसर होगा 4 पॉइंट का होगा ना। तो 1800 क्या, ये तो सारे ही है लास्ट के। अगर देखो 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं ना, या फिर 2 जीरो है, तो वो संख्या कटेगी। ठीक है, 4 से, तो ये कटने वाले हैं सारे ही, तो ऐसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो कोई नहीं, बात नहीं है, मेथड काम नहीं किया, लेकिन ये कर जाता तो बहुत टाइम आपका बचता। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं वैसे ही हमारे वाले मेथड से, हमको अच्छे से करना पड़ेगा। तो देख लो, दो ये 6400 वैल्यू दे रखी है ना, 21 की दे रखी है, ये टोटल की दे रखी है, यानी कि 9 5 14 16 की वैल्यू दे रखी है, और मल्टीप्लाई में हमको बी और सी का अंतर 4 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल दो 16, ये आ जाएगी आपकी 1600 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है कि प्रथम 13 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 13 सम संख्याएं का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सम सम यानी कि उनका अगर ऐड करते हैं तो जो वो निकलता है वो ए स्क्वायर से निकलता है, और इनका एवरेज अगर निकालना हो तो वो ओनली ए होता है, यानी कि जो 13 है वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो ये ले लेते हैं। देखो हमको ये सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा देखो। देखो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये 0.15 का दोनों का स्क्वायर बता रखा है, ये भी और ये भी। ठीक है, स्क्वायर है। पेन नहीं दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या खुल गया, पेन का कलर ये वाला ही सही है। ठीक है, तो देखो 0.15 का स्क्वायर बोल रखा है, तो 15, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो नीचे भी अगर जो 100 है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सोल्व करें हम एक बार, तो देखो क्या होगा, ये 225 और अपोन में ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे कितना 75, और नीचे भी ये पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे 10,000 आएगा, और इनको जोड़ दो सिंपली, तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करो तो 3/, आप 10 भी बोल सकते हो। ठीक है, 3/10। अब नीचे वाले को देखो, तो नीचे वाला भी सेम, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये और सोल्व करोगे तो कैसे होगा, 1/100 प्लस में 5/1000, एलसीएम लोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करोगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 15/1000। ठीक है, और इसे सोल्व करें तो क्या होगा देख लो,
अब देखो, ये इतना ही कर रख लो एक बार। तो अब अल्टीमेटली क्या चीज आई है? अल्टीमेटली ये चीज आई है 3/10, और इसके भी बटा में 15/1000। तो अब एक काम कर सकते हैं हम, ये अगर उस साइड ले जाओगे और अच्छे से लिखना, तो ये ऐसे लिख सकते हो अब आप, 1000/15। तो एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हो, 3×5 = 15, और 5×2 = 10। कुछ गड़बड़ करी है शायद हमने। देख लो, एक बार 15 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, ये तो सही है एकदम। 300 में इतना, 2 जीरो काट दी। ओ, नीचे यहाँ पे 2 जीरो रहेंगे, ठीक है, तो हमने ये गड़बड़ की थी, यहाँ पे 2 जीरो। तो और यहाँ पे भी मतलब काटोगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी, है ना। रुको, मैं अच्छे से खोल के बता देता हूँ। नीचे में 100, ठीक है। तो अब ये करोगे तो नीचे ये 2 जीरो, 2 जीरो काट दोगे, ठीक है। 2×5 = 15, और 5×2 = 10, तो दो आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो एक जीरो रह गई थी, उसकी वजह से ये आगे पीछे हुआ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो ये कैसे सोल्व होगा। ये ऐसे सोल्व होगा कि आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो आप टेन थीटा है ना, आप उसको क्या लिख सकते हो? कोट 90 - थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप tan 5 ले रहे हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कोट 90 - थीटा, यानी कि 5। यानी कि tan 5 की वैल्यू जो आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी कोट 85, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे ये कह सकते हो कि कोट 85 की जगह पे आप tan 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो कोट 85 है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? tan 5 लिख सकते हो, 5 डिग्री। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे tan 5 वो बना है ना, वैसे ही यहाँ पे टेन डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टेन टेन 15 डिग्री, और यहाँ पे टेन हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। और ये आपस में सारे देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, ये यानी कि सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको लास्ट में बचेगा क्या? 1। तो इसका 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, देखो, और पेन का कलर ले लेते हैं व्हाइट। देखो, एक बेलन का आयतन उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमको ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, ठीक है। और जो उसका कुल टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है? वो होता है 2πr+h, ठीक है। ये उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखो, पाई से तो पाई कट गया, बाकी अब आप आर को काटना चाहो तो वो भी काट लो, इस आर से ये आर गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3h की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 × 3 प्लस और h, ठीक है। और सोल्व करो करो इसको, 6 + 2h की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3h, और h की वैल्यू अगर देखें तो आ जाएगी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत बतानी है हमको। देखो, 20% का आपको पहले पता होना चाहिए कितना मतलब होता है, 1/5। तो क्या हुआ कि कमी हुई है, प्राइस जो था ना, देखो प्राइस जो था उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि 5 से प्राइस जो है 4 हो गया, ठीक है। और जो उसका कंजप्शन है, वो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसका उल्टा पड़ेगा, यानी कि वो कोई 4 केजी पहले लाता था ना, तो अब वो 5 केजी लाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? 1 किलो की, ठीक है, 1 किलो की। लेकिन वही क्वेश्चन उसको कह रहा है कि 5 किलो की। तो पहले कितना लाता था? 5 के 20 किलो लाता था, ठीक है, 20 किलो। तो अब मूल कीमत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बढ़े हुए की या कम हुए कीमत की नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। तो देखो, 20 किलो जो है ना, 20 किलो लाता था 200 रुपए में, 20 किलो लाता था 200 रुपए में, सॉरी ये 20 आएगा यहाँ पे, 200 रुपए में। तो 1 किलो कितने में लाएगा? तो 1 केजी की कीमत देख लो, 200/20, यानी कि 10, ठीक है, 10 रुपए किलो, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की आबादी 20% चली गई, यानी कि कम हो गई। मान लो कोई सी शहर की जनसंख्या एक्स थी, 20% कम, यानी कि 4/5, और मल्टीप्लाई में बाद में शेष आबादी का 25%, और छोड़ के शेष आबादी का, यानी कि 25% कितना होगा? 1/4 होता है, यानी कि 3/4। और अब जो आबादी रह गई है वो 48,000 रह गई है, ठीक है, 48,000। और अब देख लो, तो अब इसको काट लो, ये 4 से 4 चला जाएगा, और अगर 3 से काटेंगे तो 3 × 3, 3×3 = 18, और ये अगर करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80,000, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो साइंस स्टार्ट है, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यह निर्यात में भी हो सकती है, ठीक है। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन टेक प्लेस इन ए वैक्यूम, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको सनलाइट आती है, तो वो सनलाइट जो होती है ना वो किसी वैक्यूम के थ्रू आती है, मतलब वहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है। एंड उसको ना कोई भी मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उसका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। तो जो हमारे ग्रह पे जो सनलाइट आती है ना वो इसी के कारण आती है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो सनलाइट होता है उनके उसके लिए कौन कारण होता है, तो वो रेडिएशन होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंडक्शन इनको समझते हैं डिटेल से। तो देखो, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, तो ये जो लिख रखा है ये आप पढ़ सकते हो, बाकी फालतू का ज्ञान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या है। देखो, आप देखो, आपने कभी चाय बनाई है भाई? मैंने तो डेली बनाता हूँ भाई, ठीक है। तो आप देखना, चाय जब बनती है तो आप एक काम करना, उसके ऊपर जो है ना हाथ ऐसे ऊपर, इतना कह रहा हूँ जैसे ये आपका वो चाय वाला प्याला है, और आप यहाँ पे हाथ रख के देखना ऐसे, तो आपको थोड़ी थोड़ी हीट फील होगी, ठीक है। तो जो वो हीट आती है आपके हाथ तक, वो जो वो फील होती है आपको, वो फील होती है आपको कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है। पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो वो जो हीट दिखती है वो हमको कन्वेक्शन के द्वारा फील होती है। एंड आप जब आपका मान लो ये होता है, जब आप एक कई बार आपने ये देखा होगा, जब आप यहाँ से उसको पकड़ते हो ना तो वो आपको यहाँ से गर्म होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, जबकि हीट का मेन हीट तो यहाँ पड़ रही है, लेकिन हमको फील यहाँ होता है, जो उसका सॉलिड पार्टिकल होते हैं उससे जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। और जो आपकी ये आ रही है यहाँ से रेज वगैरह बोल दो, जो हीट कर रही है इसको, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आप पढ़ के देख सकते हो कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन ए सॉलिड विदाउट मटेरियल मूवमेंट, जनरली एक्टिंग एज ए स्लो प्रोसेस सच एज ए मेटल स्पून इन पोटी। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसमें सॉलिड से कोई पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर होती है, उसी को कंडक्शन कहते हैं। एंड कन्वेक्शन देखो, heat transfer occur due to the actual movement of water molecules in fluid। देखो, फ्लूइड जैसे ये गैस बदल रहा है और गैस से हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो देखो, लिक्विड एंड गैसेज सच एज बॉइलिंग वाटर और एयर सर्कुलेशन जनरली मूविंग फास्टर देन कंडक्शन, ठीक है। तो ये फास्टर होती है, अगर आपसे पूछ ले कि फास्टर इन दोनों में कौन है, तो कन्वेक्शन आपकी फास्ट है, ठीक है। एंड रेडिएशन तो आपको बता ही दिया कि हीट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वायरिंग एनी intervening medium or physical contact which allows it to travel through a vacuum like sunlight traveling to earth, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन देखो, बाकी मैं पेन जो है कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अगला जो क्वेश्चन है कि विरामावस्था में तरल के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब कैसे बदलता है। देखो, कई बार आपने अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वो नहीं थे समुद्र के अंदर गए थे और नीचे जाके उनकी जो वो थी सबमरीन, वो पिचक गई थी और उनकी मौत हो गई थी। तो वो तो आपको ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब आप समुद्र की गहराई में जाते हो तो क्या होता है प्रेशर पे। तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ना कि सेम या फिर ये डिक्रीज, इंक्रीज होता है प्रेशर, ठीक है। जैसे ही आप गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, वैसे ही प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। बिल्कुल ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध भार, द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के बीच में सही वो संबंध दर्शाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो सिंपल सी एक आइडेंटिटी है कि W इज इक्वल टू एम जी, जहाँ पे W वेट है, m मास है और g ग्रेविटी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये क्या है कि टू वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल, बी है ट्वाइस लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए इज आर फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज का पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है आपका, रेजिस्टेंस वो क्या होता है? वो जो होता है आपका होता है म्यू, म्यू को ऐसे पी के तौर पे लिखते हैं एल बाई ए। ये एक तरीके का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको म्यू दिख रहा है ये क्या होता है? ये होता है रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मतलब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे ही रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर के, ठीक है। बाकी आपका जो एल होता है ये होता है लेंथ, ये होता है लेंथ। एंड जो ए होता है ये होता है आपका एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हो।
ठीक है। तो अब देखो जो ये वायर है, वायर एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है, आपको पता होगा ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और इसका जो ये नीचे वाला जो ये होता है ये आपका सर्कल की तरफ पे होता है, तो यानी कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें आप पाई को छोड़ सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जो भी फर्क पड़ेगा आर स्क्वायर से पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अगर जो ए है आपका उसका देखें रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, उसका होगा आपका ये तो अभी तो टेम्परेचर पे इसका कोई बताया नहीं गया, तो आप ये कांस्टेंट मान सकते हो और इसको छोड़ सकते हो ये, ठीक है, म्यू को। तो आप जो भी है लेंथ और एरिया पे डिपेंड है सब कुछ। तो लेंथ देखो उस पे ए की क्या है एल, और अपॉन में एरिया क्या है उसका आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और बटा में अगर हम करें बी, जैसे कि नीचे बटा में बी लिख दो, एंड बी का देखें तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी 2L लेंथ है, एंड उसका एरिया क्या है, उसका एरिया दुगुना हो जाती है, देखो ये जो उसकी व्यास है दो गुना हुआ है, व्यास दुगुना होने का मतलब ये है कि उसका जो रेडियस होगा वो भी दुगुना हुआ है, तो दो गुना रेडियस, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो और देखो अच्छे से अब एल बाय आर स्क्वायर अपॉन जो आपका ये 2L है ये तो 2L ही रहेगा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, एल से एल कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, और ये हो गया 1/2। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 2/1, ठीक है। और ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये ए की है और ये है बी की। तो अब देखो यदि ए का प्रतिरोध आर है, अगर मैं इसका आर मान लूँ ये 2R हो जाएगा, और ये आर ओनली, ठीक है। तो आर है तो बी का प्रतिरोध क्या होगा, तो बी, ये बी है ये ए है, ठीक है, ये ए ये बी। तो अब देखो बी का प्रतिरोध क्या है, जो ए का प्रतिरोध है उससे आधा ही तो है, अगर ए प्रतिरोध है 2R है तो ये क्या है आर यानी कि आधा, तो यानी कि बी का प्रतिरोध हो जाएगा R/2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रासृविक तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है, विच डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर सी डेप्थ। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है सोनार, ठीक है। सोनार जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है समुद्र में तो उसको देखने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। बाकी स्टेथोस्कोप जो होता है ना, आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर गले में पहन के रखते हैं, वो हार्ट बीट या फिर कुछ भी मेजर करने के लिए, वो ये होता है। सीस्मोग्राफ जो होता है ये आपका क्या होता है, ये अर्थक्वेक मापने का यंत्र होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए यूज होता है सीस्मोमीटर। एंड जो स्फिग्मेनोमीटर होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि द ऑब्जर्वेशन टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विच लॉ, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी स्टेट करती है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो सभी लॉ ये इंपॉर्टेंट सभी के सभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है, ये, और पेन का कलर मैं पहले ही दूसरा ले लेता हूँ, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जैसे कि मान लो ये फालतू का ज्ञान बांट रखा है, यहाँ से देखो, जैसे कि कोई मान लो ये ए है और ये कोई बी है और ये कोई सी है। देखो अगर ए और बी का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी कि इनका टेम्परेचर सेम है और ए और सी का भी टेम्परेचर सेम है, तो ये जो बी और सी है इनका टेम्परेचर भी सेम होगा, ये कहता है आपका जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा भाई, मैंने तो बहुत बार देखा कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली मूव वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो बस एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना बना सकते, बस इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं, ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बस सीधा रट लो इसको, तो कोई वो ज्यादा समझने वाली वो भी बात नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, ये थोड़ा डीप है और क्या पता पूछे ना पूछे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या कहता है ये क्या कहता है, ये कहता है, इसको समझना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि ये फालतू का मत पढ़ो, बस इतना याद रखो कि हीट इज ऑलवेज सपोज टू फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। कैसे, देखो ये कहता है कि हीट हमेशा ना गर्म, देखो हीट का मतलब है वो गर्म है, और जब आप मतलब गर्मी लगती है आप क्या करते हो, आप हमेशा सोचते हो कि कहीं ठंडी जगह जाओ। तो ये भी काम सेम करता है, ला यही कहता है कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ भागता है। जैसे जैसे आपको देखते हो कि बर्फ है कमरे में, अगर आपने कोई कमरे में बर्फ रख दी, ठीक है, वो बर्फ पिघलती है, वो जमती क्यों नहीं, मतलब अगर हम पानी रखते हैं तो वो क्यों नहीं जमता, ठीक है। तो एक तरीके से ये देखो ये जो बर्फ होती है,
जो और इसके सराउंड में जो हीट होती है वो हीट इस बर्फ की तरफ भागती है, और वो जब बर्फ की भागती है तो ये बर्फ खुद जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर कह लो कि हीट होना स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और ये पिघल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये हीट जो इसके आसपास थी वो इसकी तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करता हूँ, ये इसको वो मतलब सोखने लगती है एक तरीके से खुद के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये पिघल जाती है, तो यही लॉ जो है सेकंड लॉ यही कहता है वो, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि लास्ट लॉ है वो क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि द लास्ट इज द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो मिनिमम, जो मतलब एंड इट्स टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। ये क्या कह रहा है, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको फालतू का ज्ञान को मत समझना, ये मैं कहूँ वो सुनो। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लो अगर आप किसी का टेम्परेचर, कोई चीज है कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई भी सॉलिड मान लो जो भी है, उसका अगर आपका टेम्परेचर जीरो कर दो ना, अगर कैसी भी तरीके से केल्विन जीरो केल्विन कर दो उसका टेम्परेचर, तो वो अपने परफेक्ट जो उसका एफिशिएंसी है उस पे आ जाती है, ठीक है। मान लो आपका, मैं बताऊं एक बात बताता हूँ, और एक चीज और है, इसी लॉ में ये भी कहा गया कि कभी भी ये जो जीरो टेम्परेचर है ये कभी भी आपको प्राप्त ही नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है किसी भी चीज की, कोई भी मशीन है आपकी, वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर ही नहीं सकती। अगर वो जीरो केल्विन उसका टेम्परेचर आप कर दो तो वो अपने 100% एफिशिएंसी पे काम करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये लॉ यही कह रहा है, ठीक है। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इकाई और मात्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। पेन का कलर व्हाइट ले लेते हैं। देखो देखो, जो फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, बिल्कुल सही है। जो वर्क है उसका यूनिट जूल होती है, बिल्कुल सही है। जो पावर होती है उसकी यूनिट वोट होती है। आपने एक वो सुना है, मीम था वो, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, वो कहता है वोट सर, वो तो वैसे वोट WHYAT वाला बोल रहा था, लेकिन वो उनको लगा कि वो वोट वो वाला बोल रहा है, वो मीम देखा ही होगा आपने। एंड वेलोसिटी का नहीं, ये नहीं होती, पास्कल नहीं होती, पास्कल तो आपका प्रेशर की होती है, ठीक है, ये प्रेशर की होती है। तो वो आपने मीम देखा होगा, काफी मीम अच्छा है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, कहीं और कुछ मार दो, क्योंकि नहीं पूछा था वहां पे, ठीक है। एंड धातु चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के लिए मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं, ठीक है। जो मतलब जो कोई भी मतलब कंडक्टर है, वो क्यों कंडक्टर है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए वो कंडक्टर है। तो इसके जो मेन रीजन होता है वो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे को ये बताओ, अभी तक मैंने पूछा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे जे थॉमसन ने, ठीक है, जे जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी आपकी रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड। एंड जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में मत लेना। न्यूट्रॉन की इसकी ने की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना डैश का उदाहरण है, देखो आपने पढ़ा भी होगा, ये तो बेसिक ही है कि एक होता है आपका केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो केमिकल चेंज होता है जिसमें मतलब एक, जैसे हम किसी चीज, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब रिवर्सिबल ना हो उसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि हम दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी फिजिकल चेंज अगर मैं बताऊं, इसका मतलब है कि आप जो है उस चीज, एक चीज से दूसरी चीज बना दी और दूसरी चीज से वापस पहले में आ सको, जैसे जैसे कि कोई वुडन स्टूल है, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। वुडन चेयर बोल दो, ठीक है, क्योंकि उसमें लकड़ी अभी भी आप उससे उसको तोड़कर वापस लकड़ियां तैयार कर सकते हो, और लकड़ी से ही वो वुडन स्टूल तैयार हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सीसा तत्व का प्रतीक क्या है, यानी कि लेड जो होता है उसका प्रतीक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लेड का आपको ऐसा लग रहा होगा, मन कर रहा होगा कि LD मार दूं, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत, क्यों, इसका सही आंसर हो जाता है PB, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वाले बाकी तो सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है, लेकिन ये कुछ कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है K, सोडियम जो होता है उसका होता है Na, गोल्ड जो होता है उसका होता है AU, याद रखना, जी मत ठोकना। सिल्वर का AG होता है, कहीं आप जी सोच के करो। एंड लेड का जो आपको मैंने बताया PB। टंगस्टन जो होता है उसका होता है W, ठीक है, W, ठीक है। मरकरी का जो होता है उसका HG, एंड आयरन जो होता है उसका FE, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले थे, इनको याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होता है, तो वो आपके 4 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे पानी जो होता है वो फ्रीज होता है, ठीक है।
वो फ्रीज होता है। एंड आपको बताऊं 100 डिग्री पे तो वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। एंड -4 डिग्री भी बहुत खास तापमान है, क्यों? इस पे जो होता है आपका फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और आपको फॉर्मूला भी बता ही देता हूँ लगे हाथ। जो आपका फ़ारेनहाइट होता है वो कैसे निकालते हैं उसको, 5/9 इंटू सेल्सियस डिग्री, ठीक है, और -32 डिग्री, ठीक है। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, कभी ना कभी जरूर काम आएगा, कहीं ना कहीं याद रखना मेरी बात। बाकी एक और बता दूं, अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का करना है तो देखो कैसे होगा। मान लो फ़ारेनहाइट का निकालना है, नहीं केल्विन का निकालना है, तो आप सेल्सियस में से -273 डिग्री कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं रिफ्रैक्शन, तो ये और ये स्कैटरिंग दोनों पता होना चाहिए। जो रिफ्रैक्शन होता है वो जो स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो इसी के कारण होते हैं, स्टार ट्विंकल। एंड आपका स्काई जो ब्लू अपीयर्स होता है वो इसके कारण होता है। ये आपका बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगला यहाँ से आपकी शुरू होती है क्या, जीके। तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो आपका नेशनल साइंस डे जो होता है वो आपका मनाया जाता है 28 जनवरी को, ठीक है। 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। एंड 29 अगस्त को आपका स्पोर्ट्स डे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और किसका बर्थडे होता है इस दिन? इस दिन जो मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर जो कहा जाता है, उनका बर्थडे था, ठीक है। उनके बर्थडे के तौर पे ये मनाया जाता है। एंड 21 अप्रैल का आपको बताऊं तो इस दिन मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल, इसको था सिविल सर्विस डे, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पीछे की कोई वीडियो थी उसमें मैंने गलती से कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया था, गलती से मैं बोल तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रहा था, मतलब चाह रहा था, लेकिन मैंने गलती से वहां पे गिर वाला बोल दिया जो कि गुजरात में है, ठीक है। वो आंसर नहीं है, जिम कॉर्बेट है, ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और 1936 में ये बना था। एंड बाकी रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है। और ये बांधवगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश, एंड कान्हा भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो जो 2026 में आपके 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा, जो कि टोटल अगर करोगे तो 131 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा के, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बाकी प्रेसिडेंट की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है, एंड वाइस वर्सा, अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो प्रेसिडेंट को देता है। बाकी प्रधानमंत्री भी प्रेसिडेंट को ही, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पूछ देता तो उसका आंसर क्या होता बताओ? गेटवे ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर फिर बदल जाता, उसका आंसर होता मुंबई, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को कौन सी धातु के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो उनको जो लोहे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और इसको बाकी ब्रोंज एज भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन है, कौन थे मतलब? तो ये थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। बाकी जयदेव के बारे में बताऊं तो इन्होंने गीत गोविंद लिखा था, गीत गोविंद, आपको पता होना चाहिए ये। एंड रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इन्होंने जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम, ठीक है, जनगण मन, नेशनल एंथम। एंड नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या है? नेशनल सॉन्ग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। तो ये जो आपका है वो है उड़ीसा में। बाकी अगर मोढेरा सूर्य मंदिर पूछ लेता, वो गुजरात, मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है। बाकी तमिलनाडु की बात करूं तो मीनाक्षी, मीनाक्षी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये दोनों याद रखना, बृहदेश्वर। एंड बाकी बढ़ते हैं आगे।
अगला जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की। ये प्रायद्वीपीय भारत की कह दो या दक्षिण भारत की कह दो, इसका आंसर सेम रहने वाला है, वो है गोदावरी। और पीछे की कोई वीडियो थी, उसमें मैंने ना गंगा नहीं, गंगा कह रहा हूँ, गोदावरी और कृष्णा का उल्टा बता दिया था। जो कृष्णा होती है ये निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर। एंड जो ये आपकी गोदावरी है ना, ये निकलती है त्रिमकेश्वर से। ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये त्रिमकेश्वर। बाकी नर्मदा का आपको पता ही, ये अमरकंटक से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि एन ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये इसका अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो इसका पूरा नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स टुवार्ड्स फ्रीडम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये जो बुक है वो है जवाहरलाल नेहरू की। एंड महात्मा गांधी की बात करें तो वो है माई ट्रूथ विद माई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स, विद ट्रूथ, ये इनकी है। एंड बाकी तो कोई ज्यादा नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और बाकी कमला दास की लिखो तो इनकी लिख लो, इनकी जो वो है माई स्टोरी, ठीक है, माई स्टोरी नाम से इनकी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है कि इजराइल जो है उसकी राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम, ठीक है। और माले जो है ये किसकी, ये है मालदीव की, मालदीव, ठीक है। एंड बगदाद किसकी है, ये है इराक की। ईरान ईरान की क्या है फिर, ईरान, बहुत न्यूज में आ सकता है आपके। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ठीक है। और जो अम्मान है ये किसकी है, ये है जॉर्डन की, ठीक है, ये जॉर्डन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार मिला। तो ये थी आपकी मनु भाकर जी, इनको मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से संबंधित थे। तो आपको पता है अभी इनकी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, 2023 की बात है। तो शिव कुमार शर्मा जो थे वो आपके थे संतूर से संबंधित। शहनाई की मैं बात करूं तो इससे संबंधित हो जाएंगे, जो आपको नाम याद रखना है वो है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर सितार की बात करूं तो आपको बताऊं सितार के बारे में, तो इनके कौन हो जाएंगे, हम्म, इनके हो जाएंगे पंडित रविशंकर, हाँ पंडित रविशंकर हो जाएंगे इनके, शंकर, ठीक है। एंड तबला की बात करूं तो इनके हो जाएंगे अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खान, ठीक है। एंड एक और अगर आपको बताऊं तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, काफी वो था। और बाकी 1 मई को क्या मनाया जाता है, इस दिन होता है लेबर्स डे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेबर्स डे, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो वो है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ही इनको जो है वो अवार्ड दिया था, कौन सा था वो, ग्रैमी अवार्ड था ना, हाँ। और द गाइड किसकी है, ये है आपके द गाइड है आर के नारायण की, ठीक है, आर के नारायण। एंड द जंगल बुक किसकी है, ये है रुडियार्ड किपलिंग की, ठीक है। और बाकी गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी, आएगी तो यही आ जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रेमचंद, गोदान। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो श्रीनगर जो आपका झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। बाकी आपको गंगा के बताऊं तो गंगा की इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी ट्रिक ऐसे बना रखी, आदिम नाम से, आदिम, ठीक है, नहीं आदिम नाम से नहीं है वो, ट्रिक है हवा पकाई नाम से हवा पकाई, इस नाम से मैंने एक ट्रिक बना रखी है, जिसमें क्या होगा, है से हरिद्वार, वहां से वाराणसी, पै से हो जाएगा आपका पटना, और का से कानपुर, और ई से इलाहाबाद, ठीक है, यानी कि प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये आपका लिटरेचर में दिया जाता है। बाकी स्पोर्ट्स की बात करूं तो अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड। एंड म्यूजिक में तो ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। एंड बात करें फिल्म में तो फिल्म में दादा साहब फाल्के, ठीक है, फाल्के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है कि जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है। तो वो है आपके उमार अब्दुल्ला, ठीक है, आपको पता होगा ये अभी अभी बने थे जब इलेक्शन हुए थे कुछ दिनों पहले, ठीक है। एंड संगमरमर चट्टान किस श्रेणी की चट्टान में आती है, ठीक है। तो ये जो आती है आपकी मेटामॉर्फिक में आती है। बाकी हम डिटेल से देखेंगे अभी इग्नियस, मेटाफोर्बिक एंड सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो, तो कैसे देखेंगे, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं, लाल सही रहेगा। देखो, इग्नियस रॉक क्या होती है और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और मेटामॉर्फिक क्या होती है। जो इग्नियस रॉक होती है वो क्या होती है, जो चट्टाने, जो लावा होता है ना आपकी जमीन के अंदर, और जब वो फटता है मैग्मा या लावा, तो उससे जो जो वो ठंडा हो जाता है, तो उससे जो चट्टाने बनती हैं उसको इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव जब अंदर कोई जम जाए, और एक्सक्लूसिव जो बाहर आके जमे, ठीक है। एंड इनके एग्जांपल की बात करूं तो हो जाएंगे गैब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट और प्यूमाइस, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। सेडिमेंट्री रॉक वो होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जब जब ये फटते हैं और जब ज्वालामुखी, और लेयर बाय लेयर जब कोई रॉक बनती है, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। एंड जो भी फ्यूचर फ्यूल्स होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, जीवाश्म, ठीक है। तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक, को पढ़ भी सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम व्हेन मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स अक्यूमुलेट, यानी कि जब इकट्ठा होते हैं, एंड सेटल ऑन अर्थ सरफेस, देन बिकम सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि छोटे छोटे या फिर कह दो लेयर बाय लेयर जब होते जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएंगे कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड टिले। एंड मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो इस ये क्या होती है, ये वो होती है, देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कोजिंग देम टू चेंज इन कंपोजिशन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर। देखो क्या होती है, जैसे कोई चट्टान बन गई सेडिमेंट्री मान लो, और वो फिर उसके ऊपर और बनती गई, और ये एक टाइम ऐसा आएगा जब एक रॉक जो है मिट्टी में बिल्कुल दब जाएगी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और मतलब उसके प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर होगा, और उससे उसकी फॉर्म जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, मार्बल जो कि अभी पूछा गया आपके क्वेश्चन में, क्वार्टजाइट एंड स्लेट, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल भी और इनकी डेफिनेशंस भी। और लिथिफिकेशन क्या होता है ये भी देखो, इट इज प्रोसेस इन विच सेडिमेंट कॉम्पैक्ट अंडर प्रेशर एक्सपेल कनेक्ट फ्लूइड एंड ग्रेजुअली बिकम सॉलिड रॉक। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, लिथिफिकेशन जो ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो जमती है ना, जो बनती है, उसी की जो प्रक्रिया होती है उसी को लिथिफिकेशन बोलते हैं। और जो अगर लिथिफिकेशन का आपको पूछेगा कि किस रॉक में होती है, तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक में होती है, सीधा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी का खेल जो है ट्रॉफी है, इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। बाकी हम देखते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन तीनों की, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुटबॉल की हो जाएंगी फीफा, कलिंगा, डूरंड कप। मैं जो निशान करूँ वो याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फेडरेशन इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी का नाम अगर आपको पूछे, सर मनमाथा नाथ रॉय चौधरी, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है। सुब्रतो कप, रोवर्स कप, यूरो कप, मोहन बेगान कप, नेहरू कप और एएफसी चैलेंज कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और बेगम हजरत महल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे फुटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है। बाकी बात करें क्रिकेट की तो इसमें हो जाएगी दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप जो कि हमें पूछा था, और सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद करना है आपको। एंड हॉकी की बात करें तो हो जाएगा बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, कुप्पूस्वामी, एक रंगास्वामी भी होगा यहीं पे, ये रहा रंगास्वामी। एंड सुल्तान जौहर कप, लेडी रतन टाटा कप, ये आप छोड़ सकते हो अगर चाहो तो। एंड रंजीत सिंह गोल्ड कप, आगा खां कप, बहुत इंपॉर्टेंट आगा खां, और सुल्तान अजलन शाह कप, ठीक है, ये मलेशिया ही कंडक्ट करवाता है, याद रखना, ठीक है। और नेहरू कप,
बाकी ये छोड़ सकते हो, ठीक है। और बैडमिंटन की बात करें तो इसमें हो जाएगा थॉमस कप, उबेर कप, बाकी अमृत बेकान कप, और नारंग कप, और अमृत दीवान कप, ठीक है। ये हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं आपको। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली जो रेल है वो कब चली थी, ठीक है। देखो, तो भारत में पहली रेल 1953 में डलहौजी के टाइम पे चली थी। डलहौजी के टाइम पे, फौजी के टाइम पे चली थी। और ये जो है आपके थाने से मुंबई चली थी, थाने से मुंबई, ठीक है, थाने टू मुंबई। एंड लगभग 34 किलोमीटर, ठीक है, इसकी डिस्टेंस, ये याद करना है। पढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका रिपन को। रिपन ने काफी अच्छे अच्छे काम करवाए थे, ठीक है। एंड कॉर्नवालिस की बात करूं तो इनको जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है। एंड करजन के टाइम पे तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बाकी डलहौजी, डलहौजी का एक और फैक्ट बताता हूँ, इसने हड़प की नीति लाई थी, हड़प की नीति, ठीक है। एंड हड़प की नीति के द्वारा पहला जो हड़पा गया था शहर बोल लो या फिर जो भी, वो था कौन, सतारा। सतारा कब, 1848 में। एंड जो झांसी है उसको कब अपना हड़पा गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो उसको अपनाया गया, वो हड़पा गया था 1853 में, ठीक है, याद रखने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगला जो है कि मार्च 2025 में म्यांमार में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा कौन सा भूकंप बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो वो था ऑपरेशन बर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र डैश की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था आपका यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की सहायता से, ठीक है। बाकी चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो चारों के चारों। जो आपका देखो भिलाई जो है वो कहाँ पे है, पहले तो ये पता होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो जो आपका झारखंड में, एंड राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये किसकी सहायता से किए गए थे, तो जो आपका भिलाई है वो भलाई, ऐसे भिलाई भलाई यानी कि हमारा भलाई कौन चाहता है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त यूएसएसआर, ठीक है। और बोकारो भी इसके इसी की सहायता से। राउरकेला की बात करें तो जर्मनी, एंड दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है। एक बात बताऊं भाई, ये जो हिमालय का क्वेश्चन है ना, मैंने एयरफोर्स के हर शिफ्ट में लगभग देखा, 3 शिफ्ट में तो मैंने देखा ही देखा है, ठीक है। और नेवी में भी आने की संभावना है। और ये इसको आप अच्छे से देखना, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एंड पेन हम ले लेते हैं लाल कलर में, ठीक है, अच्छे से देखना। देखो, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, कि बाद में ही बताऊंगा, पहले आप समझो इसको, ठीक है। तो देखो, हिमालय जो है ना उसको डिवाइड किया गया है, उसका डिवीजन किया गया है, कैसे कैसे। जो ये सबसे ऊपर का जो हिमालय है जम्मू कश्मीर की साइड, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। फिर जो हिमाचल में आओगे या उत्तराखंड में आओगे, यहाँ पे इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है नेपाल हिमालय, और आगे चलोगे तो यहाँ पे असम हिमालय, ऐसे ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, डिवीजन हिमालय का। एंड वैसे जैसे ऐसे किया गया है ना चार में, वैसे ही एक तरीके से और भी इसका डिवीजन किया गया है, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कैसे, देखो, जो जैसे ये लेयर है, सबसे जो पहली लेयर है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबी, इसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। जो कि सबसे ऊपर की मैंने आपको दिखा रखी है ऐसे। एंड जैसे ये जो ग्रीन में है, इसको हिमाचल या लेसर हिमालय कहा जाता है, जो बीच में है, ठीक है। मिडिल हिमालय भी बोल सकते हो आप इसको, ये इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। एंड जो आपका शिवालिक है, लास्ट की जो आउटर लेयर है, इसको शिवालिक कहा जाता है, ये जो आपका ऑरेंज कलर में, इसको शिवालिक लेयर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भी डिवीजन देखना आपका, और ऐसे भी डिवीजन, ये दोनों डिवीजन आप देखो ध्यान से, ठीक है। ये हिमालय के डिवीजन है। और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में, वो इससे पूछा गया था क्या, कि जो आपका ये जो आपका श्रीनगर वगैरह है, ये किस किस रेंज में आते हैं हिमालय के, तो ये काराकोरम रेंज में आते हैं, ठीक है। बाकी देख लो यहाँ पे ये लद्दाख रेंज, और ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पे, मिडिल हिमालय रेंज यहाँ पे, और ऐसे ऐसे इसका डिवीजन है, ठीक है। तो अब देखो, ये आपको मैंने लेयर बता दी, इनमें से इसका आंसर अब बताओ क्या हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली कहाँ पे, ये राजस्थान, और मेनली राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक आती है ऐसे। एंड अभी ये बहुत न्यूज में भी थी, आपको पता होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो दिया ध्यान रखना, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर।
वाह यार, राइटिंग एकदम से अच्छी आने लगी है ना। तो ये गुरु शिखर इसकी चोटी है। तो वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। बताइए आपको कैसा लगा ये मॉक टेस्ट। काफी अच्छा, मतलब मेरे को तो क्वेश्चन भी कुछ काफी अच्छे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी मुश्किल नहीं था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।